दोस्तों, अब तक के भाग में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से राजा विक्रम बेताल को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बेताल एक न एक कहानी सुनाकर और वह विक्रम के हाथ से निकल जाता है। तो अब तक के आप भाग में आपने 8 कहानियाँ सुन चुके हैं। आज सुनेंगे 9वीं कहानी, सर्वश्रेष्ठ वर कौन। तो दोस्तों, क्या इस बार विक्रम सफल हो पाएंगे या इस बार कौन सी कहानी सुनाएगा और उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा? चलिए इस कहानी में सुनते हैं। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करें। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। राजा विक्रमादित्य बेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार भी उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई। जानिए क्या थी कहानी, वो बताते हैं। राजा ने कहानी से जुड़े बेताल के सवाल का क्या जवाब देता है। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज करता था। उसका नाम था वीरदेव और रानी का नाम था पद्मा। उन दोनों की एक बेटी थी रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को एक खूबसूरत साड़ी भेंट में दी। राजकुमारी को उस साड़ी को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह साड़ी कहाँ से खरीदी? यह साड़ी बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह साड़ी इन्होंने खुद बनाई है। यह बहुत बड़े कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बुनी गई दूसरी साड़ियाँ और कपड़े को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यही कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ी। राजकुमारी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेड़ के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर उस व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पंछी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पंछियों से बात करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे पंछियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती। राजकुमारी यह सुनकर काफ़ी खुश हुई और चिड़ियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पंछियाँ और जानवर ही उनका परिवार है, वह महल कैसे आ सकते? तो राजकुमारी ने उनकी बात का मान रखते हुए कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास भाषा सीखने के लिए आएगी। इतना कहकर आगे बढ़ गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहाँ आराम करने को कहा और जड़ी बूटी दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहाँ बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताई कि वो कैसे सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कैसे कई लोग ठीक भी हो गए। ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने आगे निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि उसका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए
चिल्लाने लगे। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद दिया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौटी। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों में राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसीलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वह चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहाँ तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछ बैठा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ इसमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला डाली? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसीलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वह वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया, लेकिन हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है, वीरबाहु नाम का एक राजा था जो अपने छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा अनकपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता, जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वह मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हर दम उसी के ख्यालों में डूबा रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहाँ मदन सेना अकेले बैठी थी। उसने युवती को बताया कि मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूँ। व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी हुई तो मैं अपनी नाक काट लूँगा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस को काट लूँगा। यह सुनकर मदन सेना डर गई। मदन सेना उसने फिर वचन दिया कि ठीक वो 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र दत्त से तय होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरी करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था।
पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी। वह बताती है, मुझे एक लड़के से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्रदत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस लड़के के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक लिया। उसका पल्ला पकड़कर चोर बोला, कहाँ चली? मदन सेना डर गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दो। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले ही दिन अपने पति को छोड़कर जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाज़त लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर वहाँ से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस लड़के के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के जोड़े में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे शादी करने के लिए शादी का जोड़ा पहन कर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि शादी हो गई है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहाँ आई हो? मदन सेना ने उसे सारी बातें बता दी कि वो किस तरह से अपने पति से इजाज़त लेकर आई। यह सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता था, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ, अपने पति के पास जाओ। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती तो वह दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते। मदन सेना लड़के के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है कि यह कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही इसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक छोड़ आता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोक कर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल, सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वह राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहते हैं, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री क्या करना चाहिए? धर्म सिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर छोड़ता है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का डर भी लग रहा था कि मदन सेना का पति हुआ होते ही उसे राजा से कहकर दंड दिलवा देगा। चोर को किसी बात का डर नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी वजह से चोर का त्याग सबसे बड़ा त्याग था। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला।
इतना कहकर बेताल एक बार फिर से उड़ जाता है और विक्रमादित्य का सपना अधूरा रह जाता है। विक्रमादित्य उसे लेकर के उस साधु के पास नहीं पहुंच पाते। अगली कहानी में हम सुनेंगे क्या इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ पाएंगे। अगर बेताल को पकड़ पाते हैं तो क्या साधु तक ले जाने में सफल होंगे, उनका सपना पूरा होगा, उनकी बलि पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, या इस बार बेताल कौन सी कहानी सुनाएगा। दोस्तों हम इसको अगले भाग में सुनेंगे। फिर मिलते हैं अगले भाग में विक्रम बेताल की अगली कहानी के साथ।